जी हाँ, तो जो आज चुनावी नतीजे आए उसके बाद दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी या इस बात को लेकर राय बनाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जो जेडीयू को हिचकिचाहट है मोदी के नाम पर, क्या उसके तेवर अब थोड़े ढीले पड़ेंगे, ये देखते हुए कि मोदी लगातार जीत रहे हैं और ये देखते हुए कि अगर बीजेपी के साथ उसके मतभेद बने रहते हैं तो उसका खुद का क्या हश्र हो सकता है। इस पूरे मामले पर अगले 1 घंटे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार। अजय जी, स्वागत आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी भी रहेंगे। त्यागी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बात उठाई कि क्या जेडीयू अपनी सोच पर फिर से विचार करेगा कि बीजेपी के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं और खासतौर पर मोदी को लेकर जो उसका रवैया है उसमें कोई तब्दीली आएगी आज के नतीजों के बाद? देखिए, ऐसा है कि जो विचार है वो सदा के लिए होता, पैदा होने से लेकर मरने के बीच में। जी। जो विचार समाजवादी आंदोलन से शरद यादव जी, नीतीश कुमार ने इनहेरिट किए हैं, वो विचार इनके आखिरी दम तक इनके साथ रहेंगे। वो विचार है समता का, वो विचार है सांप्रदायिकता विरोध का, वो विचार है धर्मनिरपेक्षता का, वो विचार है भ्रष्टाचार विरोध का। जी। तो विचार घंटों घंटों में नहीं बदला करते, नंबर 1। नंबर 2, जीत हार होती रहती है। इस हार से हम सबक लेंगे जो बिहार में हमारी हार हुई है। नंबर 3, जो आपका मूल प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे रिश्ते, इसमें कभी तलखी रहती है, कभी दोस्ती रहती है, उसके बावजूद भी हम इकट्ठा रहते हैं। हम अपने विरोधियों को प्रसन्न होने के मौके बहुत कम देते हैं। बिहार के अंदर जब पिछला चुनाव हुआ तो उससे पहले 7 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, 7 हारे और 1 जीते थे। उसके बाद चुनाव हुए, 42 में से 220 सीट हम जीत गए। अब ये चुनाव हुआ है, हार है। एक तो कैंडिडेट उनका मजबूत है, प्रभुनाथ सिंह, 3 बार वो हमारी पार्टी से जीत चुके हैं, 1 बार समता से जीत चुके हैं, चंद्रशेखर जी की समता जनता पार्टी से जीत चुके हैं। लेकिन हार होती, इस हार को हम अब लोकसभा 2013-14 में जब भी होगा, इस हार को जीत में बदलने का प्रयास करेंगे। त्यागी जी, आपको नहीं लगता कि आप एक बहुत मुश्किल और पेचीदा सवाल का बहुत सरलीकरण कर रहे हैं ना? क्या आपको इस बात को मानने में हिचकिचाहट है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू का जो रवैया रहा है उसे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और बीजेपी के समर्थक जो बिहार में वो भी नाराज हैं, और आज की जो ये हार जेडीयू की हुई है ये कहीं ना कहीं उसी को दर्शाती है? पूरे देशव्यापी उस हमारी हार है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कभी किसी व्यक्ति को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव कि ये मैं पढ़ के सुना दूं, उसमें किसी व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं। नंबर 2, जो शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी का संबोधन है उसमें कोई व्यक्ति का जिक्र नहीं है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारी नसों में है, वो हमारे खून में है, वो हमारे विचार में है, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, अगर यही बात मैं आपसे जानना चाहूं, 2 चीजें हैं राजनीति में। एक तो कॉन्फिडेंस होना, इस बात का आत्मविश्वास होना जेडीयू को कि हां, हम अपने स्तर पर राजनीति कर सकते हैं, केंद्र में अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है तो हम उससे पल्ला झाड़ लेंगे। और दूसरा, रियलिटी को फेस करना। और रियलिटी जो आज हमने देखी, हकीकत जो आज हमने देखी कि बीजेपी के साथ अगर उसके रिश्ते तल्ख होते हैं मोदी को लेकर, तो ये चीजें कितने उसके खिलाफ जा सकती हैं। आपको लगता है कि इस बात का मंथन खुद पार्टी करेगी? नहीं, अगर आप जेडीयू की बात कर रहे हैं तो उसका सवाल तो त्यागी जी देने में सक्षम है, वो जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आप बात ये कह रहे हैं कि इस हार के क्या क्या कारण हैं बिहार में, तो देखिए, एक चीज समझना पड़ेगी हमें बहुत स्पष्ट तौर पे कि ये नीतीश कुमार जी की हार है। जी, ये बिल्कुल क्लियर कट वे में ये हार नीतीश कुमार जी की है और ये जीत लालू जी की नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जनता में नीतीश जी के वादा खिलाफी के कारण जो गुस्सा है, जी, आज की तारीख में जिस तरह से केंद्र में एक विकल्प न होने के कारण यूपीए को लगातार सांस मिलती जा रही है, वही हाल बिहार का है कि वहां नीतीश जी का सशक्त विकल्प खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए नीतीश जी को ऑक्सीजन मिलता जा रहा है। जिस दिन और जब महाराजगंज जैसी स्थिति पैदा होगी, शायद चुनाव का परिणाम यही होगा। इसमें मोदी जी साथ रहें, मोदी जी साथ न रहें, दोनों ही स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारे साथ अब पटना से 2 खास मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा और
राष्ट्रीय जनता दल के नेता सम्राट चौधरी। चौधरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े मार्जिन से आपकी पार्टी का उम्मीदवार जीता है, लेकिन किसी भी विश्लेषक ने यह नहीं कहा कि आरजेडी की जीत है। सभी का कहना है कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत हार है और बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलखी आई है ये उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। क्यों है ऐसा? देखिए, साफ तौर पर जब तक हम विकल्प के तौर पर कौन विकल्प के तौर पर लोग कह रहे हैं, जो भी विशेषज्ञ इस बातों को रख रहे हैं कि यहां सिर्फ नीतीश कुमार की हार, ये हम भी मानने के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में आक्रोश है। जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो लगातार वो झूठ बोलते रहे, बिहार के लोगों को गुमराह करते रहे, इसमें कहीं तो मत नहीं। लेकिन विकल्प तो हम ही है। आखिर हमारे प्रत्याशी के उम्मीदवार, हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता चौधरी जी कि हम ही है विकल्प? ये कहना और ये स्वीकार करना कि प्रभुनाथ सिंह, जिनकी एक व्यक्तिगत छवि है, उनका एक रुतबा है, ये उनकी जीत है, ना कि आरजेडी की जीत है? देखिए, पिछले चुनाव में आपको याद होगा, प्रभुनाथ जी को पिछले चुनाव में भी 2,08,000 वोट आए थे और हमारे प्रत्याशी वहां चुनाव जीते थे। यदि सिर्फ प्रभुनाथ जी की बात होती तब तो हमारे प्रत्याशी पिछले बार चुनाव नहीं जीतते। लेकिन साफ तौर पर इस बार आक्रोश भी नीतीश कुमार, अजय जी की एक बात से भी हम सहमत है कि नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश है बिहार में, इसमें कहीं दो मत। लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रत्याशी को भी पिछले बार 2,10,000 वोट आए थे जब वो प्रभुनाथ जी के खिलाफ लड़ रहे थे। और इस बार प्रभुनाथ जी और आरजेडी का दोनों का संबंध हुआ और ठीक कहा कि इन तमाम और नीतीश कुमार के आक्रोश का भी वोट आरजेडी के साथ गोलबंद हुआ, तो 3,81,000 वोट वहां आरजेडी के उम्मीदवार को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और जीत बिल्कुल तब होती है जब प्रेमचंद जी का मुलाकात। बिल्कुल प्रेमचंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये बात लगातार उठ रही है, जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार का वहां कोई विकल्प नहीं है और यही वजह है कि दूसरी पार्टियों को इसका फायदा हो रहा है। सवाल यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस विकल्प क्यों नहीं बन पा रही? और आपने तो जो इससे पहले सांसद रहे थे, उनके बेटे को टिकट दिया था, बावजूद उसके कोई करिश्मा नहीं हो पाया। मैं इसको मानता हूं कि जो सफलता हमको मिलनी चाहिए थी या जो हमको उम्मीद थी महाराजगंज उपचुनाव को लेकर, वो कांग्रेस को नहीं मिली। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। उस वर्डिक्ट को भी पूरी विनम्रता से पार्टी ने स्वीकार किया है। लेकिन सवाल हमारा ये प्रश्न यहां उठता है कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं उसमें जब मतदान के दिन जब जातीय आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ वोट कास्ट बेस पर होने लगता है, तो उसी समय में कांग्रेस अपने आप को वीक विकेट पर फील करती है, जो इस चुनाव में भी हुआ हमारे साथ। हमारा प्रचार अच्छा चला, हमारे बड़े नेताओं ने कैंपेन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार कैंपेन किया और हमने एक अच्छा उम्मीदवार दिया था। लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद मतदान के दिन हमने फील किया कि सोसाइटी का क्लियर कट डिवीजन है दो वर्गों में, प्रो नीतीश और एंटी नीतीश। और जो एंटी नीतीश फैक्टर था उसको लगा कि नीतीश कुमार को चूंकि हराना है, उन्हें एक सबक सिखाना है, तो उसमें उन्होंने फील किया कि प्रभुनाथ सिंह कैन बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंटल। तो लोगों ने प्रभुनाथ सिंह को वोट किया और लास्ट आवर में कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं समझता हूं कि जो आम जनता में नीतीश कुमार को लेकर आक्रोश है, उनकी विफलताओं को लेकर, उनके झूठे डपोरसन की घोषणाओं को लेकर, उसका भी एक प्रकटीकरण हुआ इस चुनाव में। लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ अब क्लियर कट माइंडसेट अपना बना लिया है और इन चीजों का लाभ इसलिए आरजेडी को आज के मिल गया कि उस इलाके में हमारा कैंडिडेट उसके तुलना में लोगों को कमजोर लगा। तो आज कांग्रेस के समक्ष एक मैसेज है कि अपने आप को एक अल्टरनेटिव के रूप में, वायबल अल्टरनेटिव के रूप में बिहार में खड़ा करो और परिश्रम करो। तो आने वाला समय बिहार में कांग्रेस का हो सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जुड़े हैं, बीजेपी के नेता दिल्ली से। रामेश्वर जी, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, जो हमारी चर्चा का विषय भी है, कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गुजरात में अपने आप को साबित किया है। तो जानकर यही जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी में आखिर अभी भी हिचकिचाहट क्यों है? क्यों नरेंद्र मोदी को खुले तौर पर अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही? माना जाए कि आज के नतीजों के बाद उसके रवैये में बदलाव आएगा और खुले तौर पर ऐसा कुछ होगा? ये आपको ऐसा क्यों एहसास हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी में के मुख्यमंत्री 4 सीटें कांग्रेस से छीन लिए, विधानसभा 2 लोकसभा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है पूरे देश में, ये तो गर्व की बात है। और आज जो आप बात करें, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे देश में इस तरह से प्रचारित है, पॉपुलर है कि देश की जनता उनसे कुछ उम्मीद कर रही है।
और ये उम्मीद अगर जनता कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। और आप जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने प्रेम जी का सुन रहा था, प्रेमचंद जी का, ये बात सही उन्होंने कहा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं, इन्होंने जो कहा ये जात पात में बटी हुई, अरे जात पात तो इस देश की सच्चाई है। प्रेम जी, पहले आप ही की पार्टी 40 साल तक राज की, अगर हम कहे ये जातीय आधार पर बांटा, मजहब के तो किसने बांटा? वोट बैंक। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति, हम अपने डिस्कशन के मुद्दे से भटक रहे चौरसिया जी, हमारी बातचीत का केंद्र बिंदु ये नहीं है। आपने जो मुद्दा जो जातीय उन्माद की राजनीति जहां होती है वहां कांग्रेस को कठिनाई होती है, क्योंकि हम जातीय उन्माद। प्रेमचंद जी आपके पास आएंगे हम। लोकतंत्र में सीटों का महत्व है, ज्यादा से ज्यादा एमपी और एमएलए सीट क्या है। तो जितने सर्वे आ रहे हैं, जो देश का मूड बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है। हमारी कार्यकारिणी है गोवा में, हमारी संसदीय समिति है, समय पर हम इसका घोषणा करेंगे। बिल्कुल, तो चल रहा है, एक प्रदेश में चुनाव हुआ, दूसरे में हुआ, इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, आपका क्या मानना है इस पर कि बीजेपी में जो लगातार हिचकिचाहट देखी जा रही है, उसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि शायद बीजेपी के अंदर भी इस बात का एहसास है कि अगर मोदी को खुले तौर पर प्रोजेक्ट किया तो एनडीए टूट सकता है, साथ ही साथ मुस्लिम वोट जो है वो काफी तादाद में छिटक सकते हैं। तो हालात या तस्वीर ऐसी पेश की जाए कि जिसमें मोदी पीएम पद के उम्मीदवार तो लगे, लेकिन औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा ना हो। लेकिन आपको लगता है गोवा में कुछ और होगा? नहीं, देखिए, 2-3 बातें यहाँ बड़ी स्पष्ट तौर पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुजरात की जीत में और बिहार की हार में हम बहुत ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं जी। गुजरात एक फैक्टर है, आपको पता है कि मोदी जी वहां तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां अगर उपचुनाव हुए और जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसमें उनको सफलता मिली है, तो यह अप्रत्याशित नहीं है, यह उम्मीद की जा रही थी और ऐसा हुआ। अगर ऐसा न होता तो आज नीतीश कुमार पर जिस तरह से चौतरफा हमला हो रहा है, वो हमले की आग मोदी जी पे होती। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, और चौरसिया जी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, लोकप्रियता एक चीज है, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता एक अलग चीज है। मोदी जी का गुजरात से बाहर कर्नाटक में हमने हाल देखा, और देश में गुजरात में सफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप देश में सफल हो जाएंगे। अगर आप देश में सफल होना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी ढूंढ के लाना पड़ेगा। मोदी जी से काम चलेगा या नहीं चलेगा। जहां तक इस जीत से दो चीजें तो स्पष्ट तौर पे हुई हैं कि नीतीश जी का प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब था, जो उन्होंने प्लानिंग की थी या उनकी नाम चर्चा में थी, उस पे जरूर विराम लग रहा है और मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है। और आज भाजपा ने यह तय किया है कि उसको इलेक्शन कमेटी की चीफ की जिम्मेवारी मोदी जी को दे दी गई है। और जैसा कि चौरसिया जी कह रहे हैं, 8 जून से गोवा में उनकी बैठक है। जरूर पार्टी के ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा कि वह मोदी जी को लेकर आगे बढ़ने की जो बात कर रहे हैं चौरसिया जी की, जनता की मांग है, देश की मांग है या उनके कार्यकर्ताओं की मांग है, उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अजय जी, यहां पर एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि कर्नाटक में जो नतीजे आए, मोदी ने प्रचार किया, बीजेपी नहीं जीती। आपको लगता है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों को मोदी होगी, क्योंकि अगर कोई पहली पीएम पद के तौर पर पहली पसंद अगर मोदी है तो उसका आधार क्या है? पीछे दिनों जो सर्वे भाजपा ने कराया उसमें मोदी को आगे रख करके जो सीट दी गई है उसमें 70 सीटों की कमी बताई गई है। वो 70 सीट कहां से आएंगे? आप अगर कर्नाटक की बात नहीं करना चाहते हैं तो मोदी जी घोषित तौर पे अभी भाजपा के एक प्रवक्ता आपके ही चैनल में, बिहार के चैनल में बड़े जोर शोर से ये कह रहे थे कि हम धोखा नहीं देते, अगर हमारा गठबंधन है तो हम बिल्कुल मजबूती से साथ थे महाराजगंज में। तो अगर आप साथ थे तो मोदी जी साथ थे तो आपको महाराजगंज भी जीतना चाहिए था आपके कैंडिडेट को। यूपी में क्या हुआ? आप यूपी की बात कीजिए, एक बाई इलेक्शन का रिजल्ट यूपी का भी आया है, वहां पे कांग्रेस का और भाजपा की क्या स्थिति है? तो अगर मोदी फैक्टर गुजरात से बाहर प्रभावी है तो वो कर्नाटक में भी दिखना चाहिए था, वो बिहार में भी दिखना चाहिए था और वो उत्तर प्रदेश में भी दिखना चाहिए था। तब बात आती है, लोकप्रिय तो सरदार पटेल भी थे, सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। लोकप्रिय होना एक बात, और आडवाणी जी क्या लोकप्रिय नहीं थे? अगर आडवाणी जी ने राम मंदिर के आंदोलन के बाद जो लोकप्रियता हासिल की थी, शायद उस ग्राफ तक पहुंचना भाजपा के अच्छे नेताओं की पूरी उम्र लग जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना था? अटल बिहारी वाजपेयी बने।
त्यागी जी के पास जाना चाहेंगे। त्यागी जी, आप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हां थोड़ी तलखी हो सकती है बीजेपी और जेडीयू में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी तरह की भी अनिर्णय की स्थिति किसी भी मुद्दे पर है, अगर मोदी को लेकर भी बीजेपी या जेडीयू के बीच में कोई अनिर्णय की स्थिति है, आपको नहीं लगता कि इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी बढ़ता है, चाहे वो बीजेपी के हो या जेडीयू के हो? और इतनी बड़ी हार शायद यही बताती है कि आपको बीजेपी का ठीक से समर्थन नहीं मिला। देखिए, अब चुनाव जो पराजय है उसका कोई जवाब नहीं होता है। बीजेपी के जनता दल यू कोई एक पार्टी नहीं है, ये इनकी विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार जी, आडवाणी जी और वाजपेयी जी और बाद में श्री शरद यादव जी, इन लोगों ने गवर्नर कोई दुराव है कि ये नेशनल एजेंडा उनसे, और सब लोग इसकी सीमा रेखा के नीचे रहे, कोई लक्ष्मण रेखा कोई पार्टी पार ना करे, ना हम करें ना वो करें। उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है उसमें हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। बीच में एक बात मैं आपकी काटना चाहता हूं, जो अजय जी शायद कह रहे थे, नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने एक अवसर पर बिहार में किसी नेता ने जब उनके बारे में टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि मेरे शत्रु हैं, मेरे मित्र नहीं हैं, प्रधानमंत्री के लिए नाम चलाते हैं के लोग। कम से कम आज चुनाव हारे होंगे, लेकिन इतने हमको ऐसा खराब मत समझिए कि 20 लोकसभा की सीटें जीत करके कोई प्रधानमंत्री बन ख्वाब है, और ये मंत्री हम पूछा था, अभी भी आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा ये कहना था जी कि जब दिखाई दे रहा था कि नीतीश कुमार अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इस बार चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आए, लेकिन ये जो इंटेंसिटी थी सीट को जीतने की, जो शिद्दत थी, वो उनमें थी, बीजेपी में नहीं थी। अगर होती तो बीजेपी का एक तो बड़ा नेता एक में प्रचार करने के लिए सुशील मोदी के अलावा बीजेपी का कोई और जाना माना चेहरा वहां पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखिए, ऐसा है, पिछला जब लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, जिसमें लालू प्रसाद जी भी चुनाव हारे थे लोकसभा में, और रामविलास जी भी हारे थे, यही नीतीश कुमार जी थे, यही सुशील मोदी जी थे। इन्हीं के नेतृत्व में 40 में से 32 सीटें आई थी। उससे पहले भी कार्यकर्ताओं में टकराव था। एक सीट को लेकर के पूरी चीज को जनरलाइज में नहीं करना चाहता, हो सकता है थोड़ी वो तलखी हो, है तो दूर करने का प्रयास करेंगे। और 6 महीने बाद इसी एनडीए के नेतृत्व में, इसी नीतीश कुमार सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार की जनता 40 में से 38 सीटें हमें देगी, ऐसा हमें यकीन है। बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलना पटना, जहां पर आरजेडी के नेता चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, अब बड़ा सवाल ये, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि इतनी बड़ी जीत हो गई आपकी पार्टी की, उसके बावजूद एक जानकार ने, एक विशेषज्ञ ने ये नहीं कहा कि ये लालू यादव का करिश्मा है। तमाम लोग इसमें नीतीश की हार ढूंढ रहे हैं, स्थानीय फैक्टर ढूंढ रहे हैं, जो कैंडिडेट जीता है उसका करिश्मा ढूंढ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लालू इतने भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कर पा रहे हैं, या हालात ऐसे पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि खुद को विकल्प के तौर पर पेश करें? विकल्प के तौर पर तो साफ तौर पर लालू जी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ठीक है, विशेषज्ञ कि 40 में से 38 सीट ही उनका रह जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह सेकुलर फोर्सों का डिवीजन हुआ, चाहे 2010 का चुनाव हो कि 2009 का चुनाव हो, ये सेकुलर फोर्सों का डिवीजन था, जिसके चलते ये 32 सीट जीतने में कामयाब है। आज मोदी लड़ने के लिए नहीं कहा, आपस में ही लड़ रहे। ठीक, आपने कहा कि विवाद कहीं ना कहीं आपस तौर में ही लोगों के हैं, तो विवाद के स्वरूप में और जिस तरह का बिहार में, अजय जी के उस बातों से मैं बार बार सहमत हो रहा हूं कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने वादे किए थे, पिछले 7 वर्ष रोड बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा, बिजली दे दूंगा, सड़क दे दूंगा, वो चीजें पूरे नहीं हो पाए। अब तो जनता आक्रोशित है कि नीतीश कुमार जी आप बताओ, किधर रोड बन गए, किधर बिजली लग गए, और किधर मैनचेस्टर बन गया, किधर पेरिस बन गया। अब आक्रोश भी लालू जी के साथ, वो जो वोट बैंक है, जो आक्रोशित है नीतीश कुमार से, वो आखिर लालू जी के साथ, और स्वाभाविक तौर पर कि एनडीए जो है पूरी तरह
बिहार से साफ हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे रामेश्वर चौरसिया जी का। चौरसिया जी, शाही साहब ने आप कहा है आज उन्होंने चुनाव हारने के बाद कि कुछ पार्टी ऐसी थी, हमारा सहयोगी दल के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया इस पूरे चुनावी कैंपेन में, बल्कि मेरे खिलाफ काम किया। सीधे तौर पर वो बीजेपी पर आरोप लगा, और आप कह रहे हैं कि हमारे और जेडीयू के बीच कोई तल्खी नहीं है। हमने आपसे ये सब कुछ नहीं कहा। आप अब मेरे मुंह में सवाल मत डालिए। हमने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, अभी तो हम बोले ही नहीं। तो जो लोग बात कर रहे हैं, अजय जी बोले तो उसके बाद हम पर बोले तो हमसे आपको जवाब लेना चाहिए था जी। अब आप कह रहे हैं शाही जी क्या बोले। शाही जी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, त्यागी से पूछे थे। अरे शाही कोई नेता तो है नहीं भैया, वकील से लेके मंत्री बना दिए, चुनाव लड़ा। अब शाही जी क्या बोल रहे हैं इस पर हम उलझ जाए क्या? ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर शाही जी चाह रहे हैं जिस तरह चौरसिया जी, अगर शाही जी बीजेपी पर कोई आरोप लगा रहे हैं, वो चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो गान रोज पैदा नहीं होता, हवा में बात नहीं करें। सच्चाई ये है इस देश की कि भाई जो प्रेजेंट है, जो है, जिसको जनता चाहेगी वही ज्यादा। चौरसिया जी सवाल पर, चौरसिया जी सवाल पर हम बाद में आएंगे। चौरसिया जी सवाल पर चाहता हूं ऐसे लोगों से। चौरसिया जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, बता दो कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार इसलिए बनाती है, ये लोकतंत्र है, नंबर चौरसिया जी खेल है। चौरसिया जी त्यागी जी की पार्टी है, चाहे प्रेमचंद जी की पार्टी है, अब राहुल जी का आप दिखाते हो, सर्वे स्वाभाविक है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा आ रहा है। तो ये समझेंगे ना कि हम किसको प्रोजेक्ट। चौरसिया जी, लेकिन सवाल ये है, मैं अगर आपसे फिर पूछूं, आप सुन लीजिए ना, आप बोलते हैं तो मैं बोल नहीं पाता। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे। 2 मिनट अपनी बात समाप्त कर रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश चाह रहा है एनडीए से, उसका घटक दल भारतीय जनता पार्टी है। हमारे तीनों गठबंधन की 100% सीट आती है तो 57 है, हमारी 116 है। हमें 216 तक जाना है तो हमको तय कर दीजिए ना कौन हमारा नेता 216 लेकर के जाएगा। हर पार्टी अपना नेता तय करती है, अब गठबंधन का नेता हम नहीं तय करेंगे। पहले सीट जीतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और किसके नेतृत्व में जीतेंगे, किसकी पॉपुलरिटी आप ही दिखाते हो। हम तो कुछ अभी बहस भी नहीं कर रहे। हमने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी देश में इतने पॉपुलर है, आपका सर्वे कह रहा है। चौरसिया जी, लेकिन सच्चाई आप समझ रहे हो, आप दे रहे हो, तो हमारी पार्टी भी तो विचार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतांत्रिक पार्टी है, गोवा में बैठक है, संसदीय दल है, हम विचार करेंगे। इसके लिए बाकी लोग इतने क्यों परेशान है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 83 थे तो 22 गठबंधन हमारे साथ था, जब 161 थे तो हमारे साथ 2 भी नहीं थे, 3 भी नहीं थे। चौरसिया जी, आपको सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि अगर जो नाराजगी जेडीयू की थी वो कितनी जायज थी। खैर किसी त्यागी साहब से पूछते हैं। त्यागी जी, चौरसिया जी तो शाही साहब को नेता ही नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि वो कौन है हमें नहीं पता, जबकि इतना विश्वास नीतीश जी ने दिखाया था उनमें। अब मैं व्यक्तिगत और निजी बातों पर टिप्पणी नहीं करता हूं, उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा क्यों, बिहार सरकार की जो संयुक्त सरकार है उसके मंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए, वो शोभाजनक नहीं है। चूंकि चौरसिया जी पार्टी के और इंडिया के पदाधिकारी हैं और उन्हीं के गठबंधन के मंत्री हैं, देना चाहिए जनता दल को देना चाहिए। हमने शाही जी को कहा कि वो ये बोल दिया, उसकी बात को हम ज्यादा इसलिए तवज्जो नहीं देते कि शाही जी चुनाव लड़ने गए थे, वो परंपरागत नेता नहीं है, वकील से मंत्री बने। आपकी बात सही है, शाही जी का हमारे अच्छे संबंध है, हमें कोई गलत सेंस से नहीं कहा, आप इसको उल्टा मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। त्यागी जी, जी जी त्यागी जी, सवाल ये है कि जिस शख्स को, जिस कैंडिडेट को अगर आपकी पार्टी खड़ा करती है, अगर आपकी सहयोगी पार्टी की उसमें आस्था ही नहीं है, उसकी योग्यता पर उसे यकीन नहीं है, तो फिर कैसे उसका साथ देगी? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। ये विचार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रवक्ता के या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के विचार नहीं है। उनकी किसी बात को लेकर के की गई नहीं, लेकिन अगर शाही साहब के विचारों की मैं बात कर लूं, उन्होंने जो ये बात कही कि मुझे बीजेपी के नेताओं का समर्थन नहीं मिला, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि अगर आपका हारा हुआ उम्मीदवार इतनी बड़ी बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह? देखिए, बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता कोई अगर नेता हो, छोटा भी चुनाव लड़े, इस तरह की बात करता है चुनाव में गए के बारे में अब किन परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया है। चौरसिया जी आपके पास आएंगे, पहले त्यागी जी को अपनी बात रखने दें। चौरसिया जी कह रहे हैं कि चौरसिया जी, त्यागी जी को अपनी बात रखने दें, आपके पास आएंगे। त्यागी जी, क्या कह रहे थे आप? तो किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है जी, ये मेरी जानकारी में नहीं आया, मैंने आपके माध्यम से सुना है। और अगर हमारे और भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय की कोई कमी है तो उसको समन्वय को और बढ़ाने का और आगे से और दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। जो पराजय में तो आपसे पहले कहा, पराजय बहुत बुरी चीज होती है, इसी में झगड़े होते हैं पराजय में। बिल्कुल। जो जीत जाते हैं उनके बीच तो ये होता है कि हमने बढ़ चढ़ के काम किया, उसने काम किया। जब पराजय हो जाती है तो उसमें तो यही होता है कि गरीबी में आटा गीला हो ही जाता है। तो आज का दिन हमारा गरीबी का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, आपके पास अगर मैं आऊं, आपको क्या लगता है, अगर मैं बीजेपी या जेडीयू दोनों की बात करूं, तो जो अनिर्णय की स्थिति है मोदी को लेकर, दोनों पार्टियां कितना वक्त और अफोर्ड कर सकती हैं कि स्थिति बनी रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बिहार में, या बीजेपी के जो समर्थक भी हैं जो चाहते हैं कि मोदी पीएम बने या पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करे, लेकिन वो देखते हैं कि जेडीयू मोदी का समर्थन नहीं कर रही, तो क्यों ना माना जाए कि बीजेपी का समर्थक जो बिहार में है वो जेडीयू के उम्मीदवार को वोट नहीं देगा क्योंकि उसकी नाराजगी? देखिए, दो बातें हैं। माननीय चौरसिया जी जैसे मेरे एक बात का दे रहे थे, तो पहले मैं उनकी बात का जवाब देना आवश्यक समझता हूं कि अगर भाजपा में आज अटल वाजपेयी के सिद्धांतों की खोज करना हवा में लटकना है, कोई टिप्पणी नहीं करना। अगर दीनदयाल उपाध्याय की बात उस पार्टी में हवा में लटकने जैसी बात है तो मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना। अगर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की बात करना हवा में लटकने की बात है या है तो मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना। चौरसिया जी कह रहे हैं, मैंने क्या जैसा कि चौरसिया जी जब आप अपनी बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, मैंने बड़ी ध्यान से आपकी बात सुना, मैं अपनी बारी का इंतजार किया। दो लोग बोल चुके हैं, उसके बाद मैं बोल रहा हूं, या तो आप मुझे बोल, अभी तो प्रधानमंत्री का पद आपको मिला नहीं है। अगर ये आलम रहा और इस आलम से पद इस देश को चला गया तो शायद बोलने की स्वतंत्रता पे ही अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे अपनी बात आप कहने दें। आप पूरी बात कह रहे थे, तो अगर सिद्धांतों के सफल नेता की आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी दलों ने चुना था, मंत्री वो एक्सेप्ट हुए थे, और ये कहना कि मैं चौरसिया जी आप मेरी बात आप बोल रहे, फिर आप ही बोल रहे, सीट जीत के आए थे। अरे हम 2 सब आएंगे तो कोई भी चुनेगा। आप अपनी बात अगर अकेले करना चाहते हैं तो और बात है, आप सुने भी नहीं। मैं तो आपसे सवाल पूछा, आप सवाल में खत्म होंगे तभी मेरे तक आपका सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, इस बीच हम पटना भी जाना चाहेंगे प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आपने बातचीत में पहले भी कहा कि नीतीश कुमार की जो हार हुई है कहीं ना कहीं उनकी जो होने की है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में देखते हैं कि पार्टी के बड़े नेता, बड़े मंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हमेशा ललचाने में लगे रहते हैं, उन पर डोरे डालते हैं। तो आपको नहीं लगता कि खुद आपकी पार्टी की भी कंफ्यूजन नीतीश कुमार को लेकर बनी हुई है राज्य स्तर पर और केंद्र? ये मीडिया की, जब केंद्र के मंत्री बिहार के दौरे पे आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सरकारी कामकाज के सिलसिले में कुछ बात उनके मुंह से निकलती है जिसको मीडिया में बहुत बड़ा हाइप दे दिया जाता है। पार्टी का ये सुविचारित मत है और हम उस डायरेक्शन पर आगे चल रहे हैं। हमारे अपने कार्यक्रम हैं, हमारी योजनाएं हैं, और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस यहां खड़ी है और आगे भी रहेगी। हमारा मकसद है कि पार्टी को जनता से और जोड़े और जन मुद्दे को हम उठाएं। धीरे धीरे समय लगेगा, चूंकि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं और आने वाले समय के लिए हमने प्लान वे में अपनी कार्यक्रम बनाए हैं। उस हिसाब से हमारे प्रमंडल वाली रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारी एक्टिविटीज बढ़ी हैं। इस बीच में ये उपचुनाव आ गया, हम बिना तैयारी के से तत्काल लड़े और जनता से जो उम्मीद थी वो हमको नहीं मिली। लेकिन केंद्र के मंत्री क्या बोलते हैं, वो बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है कि मेहनबाजी भी होती है, उसमें 2 शब्द अच्छे कह दिए जाते हैं। नीतीश जी भी उससे ज्यादा धन्यवाद रोज रोज हमारे केंद्र के सरकार को देते हैं और हमारे मंत्रियों की प्रशंसा करते हैं। वो एक शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन इसके कोई निकाल लेना या भविष्य की राजनीति को लेकर कुछ सोच लेना, मैं समझता हूं ये अभी के हिसाब से उचित नहीं है। सम्राट जी, चौरसिया जी जो कह रहे थे, बिल्कुल सम्राट जी, आपसे मैं जानना चाह रहे थे कि अगर आपकी पार्टी अपने आप को रिवाइव करना चाह रही है और चाह रही है कि हाँ नीतीश को टक्कर दे, एक बार फिर से लालू सत्ता में आए, तो आपको नहीं लगता कि इस बारे में पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कांग्रेस के साथ दोबारा किसी तरह का गठबंधन किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि इतनी बड़ी जीत आरजेडी को तब मिली जब वो खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ी, और अगर कांग्रेस के साथ रहती तो शायद और बेहतर होता।
नहीं, साफ तौर पर आज भी लालू जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा कांग्रेस के लिए विकल्प खुले हुए हैं, कांग्रेस से हम वार्ता करेंगे और यदि हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी किसी स्तर पर पार्टी के अंदर तो हम कुर्बानी देंगे, लेकिन सेकुलर फ्रंट को जो बिहार में एनडीए के खिलाफ जो जनमत है, जो आक्रोश है, उसको एक सेकुलर फ्रंट बनाकर हम लोग एनडीए के खिलाफ खड़ा करने का काम करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरह 2004 के चुनाव में पूरे बिहार से एनडीए को साफ कर दिया गया था, उसी तरह 2014 के चुनाव में हम लोग पूरा यूपीए मिलने के प्रयास करके मिलकर, और जो आपने खुद कहा कि आज यदि आरजेडी अकेले लड़कर इतनी ताकतवर हो गई है, चाहे अजय जी के बातों में ये भी मैं रखता हूं कि नीतीश का आक्रोश भी मिला, तो उसके बावजूद जब कांग्रेस का हम लोगों के साथ समर्थन होगा तो हम लोगों की ताकत दुगनी हो जाएगी। और जो पिछले बार 9 और 2010 में सेकुलर ताकतों के वोट का डिवीजन होने के बाद एनडीए पूरी तरह जीती थी, इस बार यदि सेकुलर फ्रंट एक फ्रंट पे आते हैं तो ये आपका कहना है कांग्रेस के लिए हमेशा विकल्प खुला है। चौरासी जी, आखिर में आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा और वही सवाल, तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से हर वो चीज करती है जिससे जनता में मैसेज आए कि हां मोदी उसकी तरफ से अगले उम्मीदवार होंगे, भले ही उन्हें संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाना हो या फिर वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी हिस्सा हैं, या फिर उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ज्यादा सम्मान देना बाकी मुख्यमंत्रियों से। ये तमाम चीजें बीजेपी करती है, लेकिन खुले तौर पर नहीं करती। दोनों पार्टियों के लिए बैठ करके सोच के समीक्षा का भी है। और मैं राजनीति में एक बात हमेशा कहता हूं कि गठबंधन में हो या पार्टी में हो, किसी नेता को कार्यकर्ताओं का मनोबल जो पॉपुलरिटी मोदी जी की बढ़ी है, चाहे हमारे सभी मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि नेता बिल्कुल चौरसिया जी, माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। मोदी अगले उसके पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ आज की बातचीत में इतना ही, ब्रेक लेंगे। में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे भरपूर पिलाएं। 3, का दूध नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 4, 5, 6 पंजे। 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। रॉकेट। राकेट जी कहाँ आई है?
मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर निर्मल भारत, वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से पुलिस की स्पेशल सेल स्पॉट फिक्सिंग मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साकेत कोर्ट में उमेश गोयनका का बयान दर्ज किया है। उमेश राज कुंद्रा का दोस्त है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता जफर अब्बास का। जफर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। सुबह 10 बजे से राज कुंद्रा से पूछताछ शुरू हुई थी और उसके बाद अब 9:30 पौने 10 हो चुके हैं और तकरीबन 12 घंटे उनसे पूछताछ लगातार चल रही है। और अब पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि रात राज कुंद्रा को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिस में ही गुजारनी पड़ेगी और कल ही डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो पूरा का पूरा मामला है किस तरह का रुख लेता है। पे कल दिल्ली पुलिस बताया अहम सिद्धार्थ त्रिवेदी को सरकारी गवाह बनाया गया। सिद्धार्थ त्रिवेदी राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं और सिद्धार्थ त्रिवेदी ने ही इस बात का खुलासा किया कि उमेश नाम का एक शख्स है जो उनसे फोन करके उनसे पिच इंफॉर्मेशन लिया करता था। पिच किस तरह का टर्न लेगी, किस तरह की पिच कंडीशंस हैं, ये सारी जानकारी उमेश गोयनका नाम का शख्स है वो कोशिश कर रही है था प्लेयर से, तो किसके बिहाफ पर लिया करता था, किसके कहने पर लिया करता था, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने राज कुंद्रा को सुबह यहाँ पर बुलाया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उमेश गोयनका को उनके सामने बिठाया गया, सिद्धार्थ त्रिवेदी को उनके सामने बिठाया गया। त्रिकोणीय यहाँ पूछताछ है वो लगातार पहले ही मकोका लगाया हुआ है। तो अब ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसमें अगर और कोई तस्वीर होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये पहले ही साजिश कर चुकी है कि अगर तो यहां पर का शक पुलिस को है, क्या उनकी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि वो अपने दोस्त के जरिए ये सूचनाएं बाहर निकालते थे कि हाँ टीम का कंपोजिशन क्या हो सकता है या पिच की स्थिति क्या है, या इसके अलावा भी किसी तरह का शक है पुलिस को उनको? देखिए, पुलिस के शक बहुत सारे हैं, लिहाजा पुलिस अभी जब इन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए तो पुलिस पूरी तरह से मुतमईन होना चाहती है, पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा रैकेट सामने आया है, मकोका लगाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, ये पूरा का पूरा एक सिंडिकेट इसमें काम कर रहा हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरा का पूरा जो क्राइम है वो चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स इसमें अरेस्ट किए गए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हैं जो पुलिस बता रही है। इसी लिहाज से यहाँ पर इनके ऊपर मकोका लगाया गया। और अब राज कुंद्रा की भूमिका को लेकर के भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उमेश गोयनका राज कुंद्रा का बेहद पुराना दोस्त है। वो किसके बिहाफ पर बात कर रहा था, क्या बातें हो रही थी, पिच की जो इन्फॉर्मेशन ली है वो किस वजह से ली है, ये सारी बातें किसको पास ऑन की जा रही थी, क्या राज कुंद्रा किसी और से जुड़े हुए हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर इस पूरी बातचीत के लिए। और राजधानी दिल्ली से एक बेहद दर्दनाक खबर है। यहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी और उनका शव वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर महिला ने खुद भी पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। ये घटना पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की है। तो मैं मोबाइल रिचार्ज कराने आया था, तो यहाँ पे मुझे रोल की आवाज सुनाई दी। तब मैं इधर भागा तो पता लगा
ऊपर किसी ने फांसी लगा ली। जब मैं ऊपर गया तो देखा वो उसका घर वाला दोनों बच्चों को लेकर बैठा हुआ था, उसकी मिसिस बच्चों को हिलाया लड़ रहा है कि देखो तो उसमें कुछ नहीं था। तो भैया बच्चा कैसे मिला, किस अवस्था में बच्चे पड़े हुए थे? बच्चा उसकी गोद में थे फिलहाल, तो जो मैंने देखा था उसकी गोद में थे। कितने बच्चे लड़का था उसका करीब 1.5 साल के लगभग, और लड़की थी करीब 4 साल की, 4-5 साल। उनकी कैसे हुई मौत? तो उसके घर वाले से तो मेरी बात हुई तो उसने बताया कि लड़का तो उसमें मिला पानी की बाल्टी में और लड़की मिली वॉशिंग मशीन में। तब मैं देखा उसमें कुछ नहीं, फिर मैं नीचे उतर गया, मैं 100 नंबर पर कॉल मारी, पुलिस को बुलाया। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में रह रहे एक युवक की यूपी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। 23 साल का रिंकू यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था और 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली के खजूरी इलाके में रहता था। आरोप था कि रिंकू उस लड़की को भगा कर लाया था। लड़की के परिवार वालों को इस बात का पता लगा तो लड़की के पिता यूपी पुलिस के साथ खजूरी इलाके में दोनों को लेकर मंगलवार की रात 4 जून को थाना खजूरी पहुंचे। वहां से दोनों को लेकर यूपी की पुलिस गाड़ी में अलीगढ़ के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगी। लड़की को दिल्ली की जट प्रवेश अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि पुलिस की गाड़ी में बैठे युवक ने कोई जहरीली गोली खाई। बेंगलोर में 90 साल के एक बुजुर्ग को उसके अपने ही घर से आजाद करवाया गया। 90 साल के इस बुजुर्ग को उनके बेटे और बहू ने 1 साल से तो मीडिया को जानकारी बुजुर्ग देहांत के बाद बेटे और बहू ने उन पर बहुत अत्याचार किए। वो उन्हें खाने और कपड़े तक के लिए तरसाते रहे। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हम आपको उसके घर में ही उसके घर वालों ने बंधक बनाकर रखा था। इस बुजुर्ग को आज आजाद करवाया गया। आपको बता दें कि इस शख्स को उसके बेटे इस तरह बाद में पड़ोसियों ने इस बात इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 8% कर दी है। एक्साइज ड्यूटी में भी 2% का इजाफा किया गया है। एक्साइज ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 7% की गई है। सोने के इंपोर्ट को कम किया गया, लेकिन जब अप्रैल महीने में 150% सोना जो है सोने का आयात जो बढ़ गया, चिदम्बरम ने साफ तौर पर कहा था कि हम इतने ज्यादा सोने के आयात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारे जो रेवेन्यू डेफिसिट है उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि सरकार बहुत कड़े कदम उठाने जा रही है, और कल भी चिदम्बरम और जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी बहुत कड़े कदम उठाने जा रही है। हालांकि ड्यूटी है उसे 2% से बढ़ा के 8% कर दिया गया। एक्साइज को भी बढ़ा दिया गया है। तो जो अगर कस्टम की हम केवल बात करें तो सोना जो है मौजूदा कीमत पे, और जो अगर रुपया डॉलर का कीमत स्थिर रहता है तो 450 रुपए से ज्यादा सोना महंगा हो जाएगा प्रति 10 ग्राम। एक्साइज ड्यूटी का भी बढ़ने का इम्पैक्ट होगा, तो आप मान सकते हैं कि सोना जो है प्रति 10 ग्राम 1000 रुपए के आसपास कीमत जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि इस पूरी बातचीत के लिए। और वहीं केंद्रीय आवास मंत्री अजय माकन ने कहा है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने से सेक्टर में काले धन के आने पर रोक लगेगी। माकन के मुताबिक इस सेक्टर में सबसे ज्यादा काला धन है और अथॉरिटी के आने से सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। माकन के मुताबिक इस बिल को आने के प्रावधान सुमन को का इंतजार था लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता जो एक छोटा सा घर लेता है उसको परेशानी हो रही थी। इस बिल में खास क्या है और क्या अगर आम भाषा में हमें से जानना चाहिए? देखिए, इस बिल के माध्यम से हम साधारण होम बायर खरीदना चाहता है, जिसका सपना होता है एक घर लें, उसके हम सपनों को एक सुरक्षा कवच हम इस बिल के माध्यम से दे रहे हैं। अभी जो दिखते हैं पिछले 10-12 सालों से, जब से ये अपार्टमेंट्स और ये फ्लैट्स बहुत तेजी से देश में बिक रहे हैं, जो समस्याएं इन होम बायर्स को आती हैं उन सबको ध्यान में रखकर प्रावधान
जैसे कि सबसे पहले एग्रीमेंट जो बायर और डेवलपर का एग्रीमेंट होता है वो वन साइडेड होता है, और उसको जब होम बायर जो एक आम आदमी है उसको लीगल प्रोविजंस का नहीं, ब्लैंक उसके ऊपर साइन करके दे, खरीदने के लिए जो पैसा जब वो डिपॉजिट करता है या जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो किसी को ये नहीं पता होता है कि इसमें सारे क्लियरेंसेस लिए गए हैं या नहीं लिए गए, क्या इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस है, क्या इसके अंदर बिल्डिंग प्लान सैंक्शन है या नहीं है, क्या लैंड यूज चेंज है या नहीं है, तो ये होता है। तो दे दिया, प्रोमोटर ने तो पैसा निकाल करके वहां से भाग, सिर्फ बिल्डर जिम्मेदार होता है या जो अथॉरिटी है वो भी जिम्मेदार है? इसमें तो बिल्डर जिम्मेवार है जिसने बेचना शुरू कर दिया बगैर ये बताए कि इसमें पूरे क्लियरेंसेस नहीं मिले। तो अगर मान लीजिए नहीं मिले और आप फिर भी बेच रहे हैं तो सारी बात नहीं बता रहे हैं तो फिर तो आपको सारे मिल, सारी सरकारी एजेंसीज पे भी लागू होगा। डीडीए और ये डीडीए, माडा, सब जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये सब पे लागू होगा। अच्छा। आम जनता को अगर आम भाषा में जाने तो बहुत सारी चीज सपना प्रावधान है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही ऐसी डाली हैं जिसमें परेशानी लोगों को ना हो। जैसे कि एरिया कितना है और एरिया की डेफिनेशन क्या है अभी किसी को भी नहीं मालूम। जब 1000 स्क्वायर फीट का लिखा जाता है तो किसी को ये नहीं पता कि उसको असल कि 1000 स्क्वायर फीट लिखते हैं और पैसा जब दिया जाता है 1000 स्क्वायर फीट का निकलता है 600 400 कहते हैं सुपर एरिया में निकल गया, बाकी लिफ्ट में निकल गया, बाकी सीढ़ियों में निकल गया। तो अब ये सब चीजें नहीं रहेंगी। अब हमने कंसेप्ट कारपेट एरिया का डाला है और कारपेट एरिया को डिफाइन किया है। अपार्टमेंट्स जब कहते हैं तो अपार्टमेंट्स के साथ में एडवर्टीजमेंट में तो गैराज दिखा दिया जाता है, लेकिन जब जाते हैं तो अपार्टमेंट की चाबी दी जाती है, गैराज मांगे। तो ये सारी चीजें शुरू में ही डिफाइन कर दी जाएंगी जिसमें कि उपभोक्ता को संरक्षण मिलेगा और उपभोक्ता को पता होगा कि वो जो खरीद रहा है वो क्या खरीद रहा है, ताकि उसको चीट और फ्रॉड उसके साथ में ना किया जा सके। एक और आपने बात कही है कि जो प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उन पे अपने नियंत्रण उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए, जब प्रोमोटर अपना रजिस्टर अपने प्रोजेक्ट को कराए कराना पड़ेगा, जब ही जाकर अपने आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी के आगे रजिस्टर कराना पड़ेगा, डिटेल सारी देनी पड़ेंगी जो कि रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब होंगे। सर, ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो वो रियल एस्टेट में ही हो रहा है, तो उस पर कैसे अपने नियंत्रण करेंगे, किस उसके लिए क्या क्लॉज? मनी में भी कहा गया कि रियल एस्टेट एजेंट्स रेगुलेट नहीं किया जाएगा कि ब्लैक मनी रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेट करना मुश्किल होगा। तो पहला कदम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमसे कहा कि आप हम लोगों ने उनको और कैसे ये सरकारी एजेंसी को उनके आंख में धूल झोंकते हैं, तो ये तमाम सारी चीजें आप देखिए। ये तो जो है, जब एक बार बिल एनैक्ट हो जाएगा तो जो बुक्स जिस परफॉर्मा में उनको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे रियल एस्टेट एजेंट्स को, और इसमें है जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें रियल एस्टेट एजेंट को निकाल पाना, पकड़ पाना सबसे मुश्किल है।
तो वो जब रियल एस्टेट एजेंट इस ब्लैक मनी के ट्रेल में, या जब वो भी रजिस्टर हो जाएगी, तो ब्लैक मनी इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं समयलाइव.com पर। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोच, घर में शौचालय बनवाओ। सारी सब्जी यहीं डाल। बच्चों को इलाज करता है, अभी चलना तो जान पहचान करा देंगे। हम काहे मिले उनसे? क्योंकि तुम खाना ठीक से खाओगी नहीं, तो जो पेट में जीवन फल रहा है उसको भोजन मिलेगा नहीं, और फिर होगा कुपोषण, मतलब शरीर और दिमाग से कमजोर। खाना खाएंगी कि ले चले डॉक्टर के पास? जी हाँ, गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिले। उसे अधिक मात्रा में भोजन कराएं, सामान्य से लगभग 1/4 ज्यादा। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। दिल्ली के मंडावली इलाके में 3 मौतों से सनसनी, 2 बच्चों की हत्या करके फिक्सिंग मामले में के मालिक राज कुंद्रा से पूछताछ। रात भर पुलिस मुख्यालय में ही रुकेंगे कुंद्रा। ईशर जहां काउंटर केस में पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा को 5 दिन की सीबीआई रिमांड, सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिए। गुजरात के पोरबंदर और बनासकांठा समेत सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत। बिहार के महाराजगंज में आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह जीते। सोनिया की एनएससी पर मोदी का निशाना, कहा एनएससी सदस्य के एनजीओ में थी नक्सली की पत्नी पद्मा। और महंगा हुआ सोना, इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर 8% की गई। एक्साइज ड्यूटी में भी 2% का इजाफा। राजधानी दिल्ली में एक बेहद दर्दनाक खबर है। जी हां, यहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी और उनका शव वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर महिला ने खुद भी पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। एक इलाके जी हां, तो बेहद दर्दनाक खबर आ रही है पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की, जहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद भी पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह इसके पीछे, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। जी हां, पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की घटना है, जहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। जी हां, वॉशिंग मशीन में डालकर उसने बच्चों की हत्या की और साथ ही खुद भी उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस घर के बाहर की, जहां पर लोग इकट्ठा हुए। जैसी ही खबर इलाके में फैली, वहां सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर एक मां खुद इतनी कह सकते हैं कि खौफनाक हरकत कैसे कर सकती है। आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपने 2 मासूम बच्चों की इस तरह से हत्या कर दी, और ना सिर्फ हत्या की, बाद में खुद भी खुदकुशी कर ली। अब तक की जानकारी के मुताबिक
क्या वजह है इस पूरी घटना के पीछे, महिला ने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई डिटेल, कोई तफसील नहीं मिल पा रही है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं 6 साल की उस महिला की थी और 11 महीने का था। मैं मोबाइल रिचार्ज कराने आया था, तो यहाँ पे मुझे रोल की आवाज़ सुनाई दी। तब मैं इधर भागा तो पता लगा ऊपर किसी ने फांसी लगा ली। देखा वो फांसी पे टंगी हुई थी। वो हिला रहा देखा तो उसमें कुछ नहीं था। तो भैया बच्चा कैसे मिला, किस अवस्था में बच्चे पड़े हुए थे? बच्चा उसकी गोद में थे फिलहाल, तो जो मैंने देखा था उसकी गोद में थे। कितने बच्चे लड़का था उसका करीब 1.5 साल के लगभग, और लड़की थी करीब 4 साल की, 4-5 साल। उनकी कैसे हुई मौत? तो उसके घर वाले से तो मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि लड़का तो उसमें मिला पानी की बाल्टी में, और लड़की मिली वॉशिंग मशीन में। तब मैं देखा उसमें कुछ नहीं, फिर मैं नीचे उतर गया, मैं 100 नंबर को कॉल मारी, पुलिस को बुलाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में रह रहे एक युवक की यूपी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। 23 साल का रिंकू यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था और 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली के खजूरी इलाके में रहता था। आरोप था कि रिंकू उस लड़की को भगा कर लाया था। लड़की के परिवार वालों को पता लगा तो लड़की को यहां पर लेने आए। लड़की के पिता यूपी पुलिस के साथ यहां पर आए और दोनों को लेकर मंगलवार की रात 4 जून को थाना खजूरी पहुंचे। वहां से दोनों को लेकर वो यूपी पुलिस की गाड़ी में अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगी। लड़के को दिल्ली के जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि पुलिस की गाड़ी में बैठे युवक ने कोई जहरीली गोली खा ली। बेंगलौर में 90 साल के एक बुजुर्ग को उनके अपने ही घर से आजाद करवाया गया। 90 साल के इस बुजुर्ग को उनके बेटे और बहू ने 1 साल से जंजीरों में बांधकर कमरे में कैद करके रखा था। पड़ोसियों ने पुलिस और मीडिया को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद बुजुर्ग को छुड़ाया गया। पड़ोसियों के मुताबिक बुजुर्ग की पत्नी के देहांत के बाद बेटे और बहू ने उस पर कई तरह किए, उन्हें खाने और कपड़े तक के लिए तरसाते थे। दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से पुलिस की स्पेशल सेल ने स्पॉट फिक्सिंग केस में लंबी पूछताछ की है और ये पूछताछ अब भी जारी है। खबर है कि राज कुंद्रा को उनकी टीम के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी के सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साकेत कोर्ट में उमेश गोयनका का बयान दर्ज करवाया है। उमेश आपको बता दें कि राज कुंद्रा का दोस्त है। या तो अपने आप में ये मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है और इस बीच खबर ही मिल रही है कि राज कुंद्रा से जो पूछताछ जारी थी वो खत्म हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि शायद ये पूछताछ रात भर चले और उन्हें वहीं पर पुलिस के दफ्तर में बैठना पड़े, लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि पिछले 12 घंटे से जारी ये पूछताछ खत्म हो गई है। और हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता जफर का। जफर, क्या इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पूछताछ खत्म हो गई है? देखिए, पूछताछ खत्म बताई जा रही है, पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद रात इन्हें स्पेशल सेल के ऑफिस में ही गुजारनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं बता दूं आपसे कि दिल्ली पुलिस कल ही इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा करेगी एग्जैक्टली इस पूछताछ में क्या बातें निकल के सामने आई हैं और आगे दिल्ली पुलिस का जो रुख होगा राज कुंद्रा को लेकर के किस तरफ का होगा, क्योंकि राज कुंद्रा, सिद्धार्थ त्रिवेदी जो उनकी राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं और राज कुंद्रा के एक दोस्त हैं उमेश, उनसे एक बैठा करके पूछताछ की गई। वजह इसके पीछे ये थी कि सिद्धार्थ त्रिवेदी ने बताया था कि उमेश गोयनका उनसे पिच इन्फॉर्मेशन लिया करते थे, पिच किस तरह का रुख लेगी ये सारी इन्फॉर्मेशन उमेश गोयनका लिया करते थे, क्योंकि उमेश गोयनका राज कुंद्रा के बहुत करीबी दोस्त हैं, तकरीबन 16 साल से ये एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शक जताया जा रहा था कि किसके बिहाफ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन उमेश यहाँ पर ले रहे थे। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो टीम है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी। स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल खुद भी मौके पर मौजूद थे, डीसीपी स्पेशल सेल मौके पर मौजूद थे और लगातार इस पूछताछ को कर रहे थे। अब ये है कि रात भर उन्हें सेल के ऑफिस में ही गुजारनी पड़ेगी और उसके बाद अब
भी उनके ऊपर कोई डिसीजन दिया जाएगा। जफर, इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि दिल्ली पुलिस जो जवाब दिए जा रहे थे राज कुंद्रा की तरफ से, उससे संतुष्ट नहीं थी। राज कुंद्रा का कहना था कि खिलाड़ी पर्सनल गेस्ट के तौर पर इन सट्टेबाजों को बुलाया करते थे। क्या वाकई इस तरह की बात निकल कर आई हुई? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, जो में जहां पर ये खिलाड़ी रुका करते थे, वहां पर पर्सनल गेस्ट के तौर पर ये जो बुकीज हैं ये आमतौर पर आकर के खिलाड़ियों से मिला करते थे। इस तरह की जानकारी पुलिस को मिल पा रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इतनी लंबी पूछताछ, क्योंकि अगर आपको कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ चीजें जाननी हो तो उसके लिए 2 घंटे की, 3 घंटे की, बहुत से बहुत 4 घंटे की पूछताछ काफी होती है। लेकिन इतनी लंबी पूछताछ चलना, सुबह 10 बजे, मैं याद दिला दूं आपको, 10 बजे राज कुंद्रा को बुलाया गया था और अब पूछताछ भले ही उनसे खत्म हो गई हो, तकरीबन 12 घंटे के बाद ये पूछताछ उनसे खत्म हो, लेकिन ये है कि सुबह उनसे दोबारा पूछताछ शुरू की जा सकती है और रात उन्हें स्पेशल सेल के ऑफिस में ही गुजारनी होगी। कहीं ना कहीं स्पॉट फिक्सिंग को लेकर के कल के जो 24 घंटे हैं वो राज कुंद्रा के लिए कम से कम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल, और इस बीच खबर यह भी है जफर की जो उमेश गोयनका है वो कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि उमेश राज कुंद्रा का दोस्त है। अगर वाकई ऐसा है, उमेश गोयनका अगर सरकारी गवाह बनता है तो राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देखिए, 164 सीआरपीसी के तहत उमेश गोयनका के बयान दर्ज कराए गए हैं, लेकिन ये बयान दर्ज अगर कोई सरकारी गवाह बनता है, विटनेस बनता है, तो उसके भी दर्ज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आरोपी होता है उसके भी 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए जाते हैं। तो अभी पूरी तरह से पुलिस ने रुख साफ नहीं किया है, सरकारी गवाह भी बन सकता है, एक एक्यूज के तौर पर, एक आरोपी के तौर पर भी पुलिस है। तो अभी ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उसके बयान जरूर दर्ज कराए गए हैं, लेकिन जैसा कि बता रहा हूं आपको कि उमेश गोयनका की बहुत निकटता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं राज कुंद्रा के, लिहाजा यहाँ पर जो राज कुंद्रा की भूमिका है उसे दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगले आने वाले 24 घंटे राज कुंद्रा के बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर इस पूरी बातचीत के लिए। और वहीं मुंबई में अभिनेत्री जिया खान को आज अंतिम विदाई दी गई। निजी कारणों से काफी दिनों से वे परेशान चल रही थी। आपको बता दें कि जिया ने परसों खुदकुशी कर ली थी। दोपहर की नमाज के बाद जिया खान सांताक्रूज कब्रिस्तान में मुस्लिम धर्म के रीति जिया के जनाजे की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। जिया के जनाजे में शामिल सूरज पंचौली के पिता और अभिनेता आदित्य पंचोली से जब मीडिया ने जिया की खुदकुशी के मामले में उनका रिएक्शन जानना चाहा तो आदित्य का व्यवहार काफी चौंकाने वाला था। आदित्य ने मीडिया से बात करने की, आपको बता दें कि जिया की खुदकुशी के मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से पूछताछ की गई है। ऐसे में जिया के जनाजे पर पहुंचे आदित्य पंचोली से मीडिया ने उनका रुख जानना चाहा, जिसका जवाब कर दिया और दूसरे का गुस्सा मत उतारो, मीडिया पे मत उतारो, ठीक है? अभी अभी इसके जुर्माना भर के जाओगे, अभी जाएंगे और अच्छा सॉरी बोलो, मीडिया पे कैसे बोले पैर पड़ना है वो भी नहीं बोलो कैसे? पहला मेरा ये समझ नहीं आ रहा था, प्यार से आपसे बात करें आपको समझ नहीं आता की हद होती है, बात नहीं होती ना। हम बदतमीजी नहीं करें मैडम, इन्होंने गाड़ी चलाई है, बोलते कि चला देंगे, क्या करोगे? ये तरीका नहीं होता मैडम। 15,000 कितने होगा? 15,000 का ड्राइवर नहीं आता अभी किसी ने 15,000 नहीं, 15,000 किसी ने बोला, पैसे नहीं है। नहीं, आपको 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे कम से कम, जो भी होगा इनवाइस, उसके बाद हम आपको निकाल के देंगे। आपको चिंता मत करो, आप अभी आप माफी मांगिए। आप बाहर आइए, पहले आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए। 10,000 रुपये और दीजिए, अभी जी 10,000 रुपये और दीजिए, गाड़ी जा नहीं पाएगी।
ये कोई तरीका है कि आप गाड़ी इस तरह से चला रहे हैं? नहीं, आपकी गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी कैसे उठाए? आप गाड़ी कैसे हम लोग भी गुस्सा कर रहा हूँ मैं। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कैसे चलाएंगे आप? नहीं करो नहीं, आप सेलिब्रिटी कई बार शोहरत का भू शोहरत जाने के बाद भी सर से नहीं उतरता। वक्त तो यहां पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। चार पाँच छह पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ गुजरात उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने पीएम पद की उसकी उम्मीदवारी को और मजबूत कर दिया है और बिहार उपचुनाव में महाराजगंज लोकसभा सीट हारने के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अब नीतीश को मोदी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उपचुनाव 2014 एक कसौटी है तो बिहार में जिस तरह से मोदी के नाम पर बीजेपी और जेडीयू में टकराव है उससे जीत मुश्किल हो जाएगी। गुजरात के उपचुनाव में 2 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर जीत का डंका बीजेपी के भीतर मोदी विरोधियों के लिए सीधा सा संदेश है। वो चाहकर भी उनका कद छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जनता का साथ और जीत दोनों ही है। गुजरात में इस जीत ने मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी को और मजबूत बना दिया है। यही कारण है कि बीजेपी में फिलहाल नमो नमो हो रहा है और मोदी आगे बढ़कर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का पराजय एक प्रकार से 2014 का सीधा सादा देश की जनता की नाराजगी का संदेश है, दिल्ली की सरकार को अल्टीमेटम है। भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं। There is a by-election means something very different. The trend either to a state or a national election are very different from the issues that come up in a by-election. All of you know that and all of us understand that. And I think the by-election results must be seen in the context of the fact that these are only by-elections. गुजरात में बीजेपी की इस बड़ी जीत के राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मायने हैं। मोदी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है और दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच ये तल्खी फिर साफ तौर पर दिखाई दी। लेकिन महाराजगंज की लोकसभा सीट हारने के बाद जेडीयू, खासतौर पर नीतीश कुमार को यह सोचना होगा कि अगर बीजेपी का साथ चाहिए तो उन्हें मोदी स्वीकार करना ही होगा। यही कारण है कि नीतीश के विरोधी अब सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और खुद बिहार बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं। ये तो बजाबते और घोषित देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो गया, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो तुम लोगों को क्या करना है सो बताओ, स्पष्ट करो। देश की जनता सब देख रही है और नरेंद्र मोदी किसी के हाथ मिलाने, किसी के हाथ न मिलाने से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में दिलचस्पी की कमी देखी गई है। किसी व्यक्ति के विषय में बोलना न उचित है न मेरी जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के कुछ साथियों में उत्साह की कमी जरूर दिखी है। पिछले दिनों लालकृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मोदी से तुलना कर इस बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया था कि पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने। जानकार तो ये भी कहने लगे कि खुद आडवाणी भी अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शिवराज के कंधे से बंदूक चला रहे हैं। ये अलग बात है कि अपने खिलाफ
बयान देने के बावजूद नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचकर आडवाणी से आशीर्वाद लेना नहीं भूले और संकेत ही संकेत में संदेश दिया कि वो ही सबसे लोकप्रिय हैं। यही नहीं, अब तक नितिन गडकरी प्रकरण को लेकर मोदी से नाराज संघ भी उनके नाम पर राजी होता दिखाई दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी को चुनाव प्रचार की कमान दिए जाने को संघ ने मंजूरी दे दी है और गोवा की बैठक में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। यानी जो जीता वही सिकंदर है और फिलहाल तो बीजेपी का सिकंदर नरेंद्र मोदी ही है। इस समय दिल्ली से उमाकांत त्रिपाठी और अनामिका रत्ना के साथ रविकांत राय। और वहीं जीत के बड़े बड़े दावों के बीच महाराजगंज की जनता ने भी अपना फैसला दे दिया है। अगर इसे एक बानगी माने तो इस फैसले से बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जो दरार है वो साफ दिखाई दे रही है। दरअसल इस चुनाव में उम्मीदवारों से ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि नीतीश और लालू की साख दांव पर थी, लेकिन संकेत तो साफ है कि मोदी विरोध से नीतीश ने शायद अपना नुकसान कर लिया। महाराजगंज के मायने क्या हैं? सुशासन पर नजर किसकी लगी? बिहार में दरार क्यों पड़ी? एनडीए में खटास की वजह क्या है? मोदी फैक्टर से लगा नीतीश को झटका। महाराजगंज में आरजेडी की जीत बड़ी बात भले हो, पर उससे बड़ी बात है जेडीयू बीजेपी के अहम के टकराव ने मायूसी आशा में चल रही एक पार्टी को फिर हुंकार भरने के लिए खड़ा कर दिया है। शुरुआत हो गया है ना उनका। अब इस चुनाव से परिवर्तन रैली से, चुनाव से, महाराजगंज के चुनाव से बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, तब परिवर्तन अब शुरू हो गया है। महाराजगंज सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू उम्मीदवार पीके शाही को मात देकर जेडीयू के घर मातम पसार दिया है और लालू की माने ये नीतीश घमंड की हार है। हार है नीतीश कुमार का, उसके गवर्नमेंट का, उसके नीतियों का, उसके फेलियर का, उसके ढोंग का, नीतीश का। लालू भले कहें कि ये नीतीश के घमंड की हार है, लेकिन हकीकत वो भी जानते हैं। नीतीश के मोदी विरोध में बिहार बीजेपी को नीतीश विरोधी भी बना दिया है। सरकार मिलकर जरूर चल रही है, लेकिन हर रोज मोदी के खिलाफ जेडीयू के बोल का ताबड़तोड़ जवाब बीजेपी के स्थानीय नेता देते रहे हैं और संकेत जनता के बीच अच्छा नहीं गया, जिसका नतीजा महाराजगंज के रूप में सामने आया है और खुद हारे हुए उम्मीदवार भी यही मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में दिलचस्पी की कमी देखी गई है। किसी व्यक्ति के विषय में बोल है न मेरी जानकारी है कि कुछ साथियों में कमी जरूर दिखी है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता इस आरोप को खारिज भी नहीं कर रहे हैं। गुजरात की जनता ने अगर नरेंद्र मोदी के चारों सीटों पर उन्हें बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये उन पूरे विकास के लिए एक सुखद समाचार है। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद और पार्टी के प्रचारक के तौर पर उनकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए साफ है कि बीजेपी नीतीश के लाख विरोध के बाद भी मोदी को साइडलाइन करेगी और इसीलिए आडवाणी के मोदी विरोध के बाद भी पार्टी मोदी के साथ खड़ी रही। ऐसे में अगर मोदी विरोध की तलखी को जेडीयू कम नहीं करता तो महाराजगंज की पुनरावृत्ति होने के आसार फिर बन सकते हैं, क्योंकि मोदी गुजरात उपचुनाव के नतीजे फिर पोस्टर बॉय बन गए। जब समय के लिए पटना से जय कुमार। आरजेडी ने एक बार फिर से महाराजगंज सीट पर मजबूती के साथ अपना खूंटा गाड़ दिया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं। लगातार जिस तरह से एक रुझान आ रहा था महाराजगंज सीट को लेकर, कहीं न कहीं जो कांटे की टक्कर थी आरजेडी या जेडीयू के बीच में, जेडीयू ने पूरी शक्ति वहां झोंक रखी थी। एरा ऑफ जेडीयू एंड बीजेपी स्टार्टेड नाउ फ्रॉम बिहार महाराजगंज। बुरा दिन का शुरुआत हो गया, पतन का दिन यह है, तय हो गया नीतीश शासन का।
लालू जी, एक और आपका परिवर्तन रैली, दूसरी ओर नीतीश सरकार का सेवा यात्रा, कितना फर्क देखते हैं? क्योंकि लोगों के सेवा यात्रा पुलिस के बीच में बैठ करके कागजी काम करना, कौन सा सेवा किया है? कौन देह मालिश कर रहे हो? कहाँ तेल मालिश माथा में कर रहे हो? तुम तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए या काम, ये दिया वो दिया, ये लिया, नीचे है नहीं कुछ। ये बिल्कुल इनका सारा मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया। बिहार के लोग बड़े चतुर, बहुत सियाने, बहुत कौशल है, सब जानते हैं कि हम आप क्या करते हो। और बड़ा भारी, तो सामान्य दिन अगर रहता उस दिन गर्मी या लगन नहीं रहता है तो 5 लाख के वोट से अंतर से हम लोग जीतते हैं। ये तो 1.5 लाख हुआ जीत का अंतर। सब जगह एकदम, सब असेंबली सेगमेंट में सब जगह लीड नेतृत्व एकदम हुआ है सब जगह। तो क्या माना जाए कि अभी सेमीफाइनल है महाराजगंज का सीट आने वाला 2014 वो हो गया, फाइनल में तो इनको फतह कर देंगे हम। सेमीफाइनल बड़ा कठिन होता है न जाने के लिए। सेमीफाइनल में लोग देख लिया ना कि खिलाड़ी ये सब अब हारा हुआ खिलाड़ी आया है तो इसको अब काम अब टिकने वाला है, सब सफाई होगा। अब तो अब गढ़ हम लोग का निकलने वाला है समझे 40 सीट पर, तो कहाँ ठीक है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से न्योता मिल गया है आने का। न्योता मिल गया नरेंद्र मोदी को, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो गया। तो नीतीश न बतावे जो ढोंग करते थे, अब इनका क्या भूमिका होगा, सटे हुए जो वहां अब स्पष्ट करें। यह तो लालू जी के हौसले बुलंद है जीत के बाद। और वहीं तृणमूल के प्रसून बनर्जी ने हावड़ा लोकसभा सीट जीत ली है। यहां उपचुनाव में प्रसून ने सीपीएम की श्रीदीप भट्टाचार्य को 27,015 मतों से हराया। और यहां पर ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, प्रियंका बहन का अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां। आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ नक्सली हमले को बड़ा धक्का बताया। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। इससे निपटने के लिए गंभीर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। श्री पी चिदम्बरम जी, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली हमलों को आइंदा नहीं होने दिया जाएगा। श्री नारायण स्वामी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, I welcome all chief ministers. The center and the states need to work together to eliminate such large-scale attacks. The central government on its part has already started taking steps in this regard. The Cabinet Secretary, the Home Secretary and my office have been involved in an exercise that would lead to a further strengthening of our defensive and offensive capabilities against left-wing extremists. I hope that the state governments will cooperate fully with us and add to the effectiveness of these efforts. और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने एनसीटीसी का विरोध किया है। इस व्यवहार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने मोदी के बारे में कहा कि वे पोटा और टाटा जैसे कानून वापस चाहते हैं। One instrument was MAC. Remember, last year and the year before last, MAC was ridiculed. Today I was happy to know that the Chief Minister of Gujarat is praising MAC. Yes, sir. MAC was operationalized by me after I took over on 1st of December. That is one instrument.
NIA was the second instrument. And the third, and I maintain the most important instrument, is NCTC. You want an anti-terror law, you want to strengthen anti-terror laws. Actually, he should be plain. He wants to bring back TADA and POTA. Why doesn't he say so? I want POTA back. The Congress party, the UPA, is totally opposed to POTA. In Parliament, when I moved the amendment in December 2008, they wanted two provisions of POTA to be incorporated, and I said, I'm sorry, we can't do it. Parliament endorsed our stand and passed the amendments without the two pernicious provisions of POTA. और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीटीसी का विरोध करते हुए कहा कि नए कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही मोदी ने नक्सल समस्या को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने सोनिया पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि नक्सलियों और माओवादी समर्थक एनएसी में जगह दी गई है। माओवाद में आपको मालूम है, आंध्र के अंदर एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था। उस कलेक्टर को वापस छुड़वाने के लिए 7 माओवादियों की मांग की गई थी। उसमें एक माओवादी जो थे, वे एक एनजीओ की चेयरपर्सन थी जो जेल में थी, पद्मा करके, उसको छोड़ने की मांग की गई। ये पद्मा कौन है? ये पद्मा एनएसी के मेंबर जो एक एनजीओ चलाते हैं, उसकी वो चेयरपर्सन थी और जिसका पति नॉन माओवादी टेररिस्ट है। अगर एनएसी के एनजीओ एक्टिविस्ट उसको छुड़वाने के लिए एक कलेक्टर को किडनैप कर दिया जाए, उसके बाद भी वो व्यक्ति एनएसी में हो, एनजीओ को कुछ न हो, तो आप कैसे टेररिज्म के? इसलिए तब मैं कहता हूं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करते हो, लेकिन आपके एक्शन राजकीय सुरक्षा के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं समय लाइव .com। आखिरी बात, आखिरी चाल, आखिरी चुनौती, आखिरी रणनीति। 8 महारथी, 3 अखाड़े, 15 मुकाबले, आखिरी जंग। कौन बनेगा आखिरी चैंपियन? दो मां ने खुदकुशी की। फिक्सिंग मामले में राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। फिर से किए जा सकते हैं तलब। ईश्वर जहां एनकाउंटर केस में पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा को 5 दिन की सीबीआई रिमांड, सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिए। गुजरात के पोरबंदर और बनासकांठा समेत सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत। बिहार के महाराजगंज में आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह जीते। सोनिया की एनएसी का निशाना दस्ते में थी नक्सली की पत्नी पद्मा। और महंगा हुआ सोना, इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर 8% की गई। एक्साइज ड्यूटी में भी 2% का इजाफा। छत्तीसगढ़ में नक्सल चर्चा चलती रही। छत्तीसगढ़ में विकास की बात भी होने लगी और इसका श्रेय डॉक्टर रमन सिंह को जाने लगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर निशाना साधे जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। रमन सिंह जी, आपका स्वागत है। आपको 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन पूरे 10 सालों में आपने क्या खोया और क्या पाया? 10 साल में छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ा। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान पिछड़े राज्य के रूप में होती थी, कहा जाता था कि पलायन होता है, भूख से मौत होती है, उस छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान में एक विकसित राज्य के रूप में, तेजी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में स्थापित किया। जीडीपी का हमारा बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बुनी कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ में, और लोगों का आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ बना। इस छत्तीसगढ़ की पहचान हमने एक पावर हब के रूप में नहीं, राइस बॉल के रूप में ही नहीं, मगर छत्तीसगढ़ को सभी क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास कर सकता है,
एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा ग्रोथ हिंदुस्तान में एक बेहतर स्थान में रहा और हम राष्ट्रीय औसत से दुगने रहे, जीडीपी हमारा डबल डिजिट में रहा। तो छत्तीसगढ़ को इस 9 साल में एक गौरवशाली स्थान, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय अटल जी की कल्पना थी, सपना था कि इस छत्तीसगढ़ को तेजी से आगे बढ़ना है। वर्षों से छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा है। इस छत्तीसगढ़ की लोगों की उम्मीद बढ़ी है, उस उम्मीद को, सपने को पूरा करना है। उस सपने के छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया और आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को इस 9 साल के 9.5 साल की यात्रा में हमने गौरवशाली स्थान बनाया है। विकास में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ आने वाला जो वर्ष है, छत्तीसगढ़ 2013 से 18 हिंदुस्तान की सबसे विकसित राज्यों के सामने खड़ा होगा, उसकी श्रेणी में खड़ा होगा। ये एक बड़ी सोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई? देखिए, जब नक्सल हिंसा का स्वरूप जो सामने आया है, इसका एक बड़ा कारण सिर्फ यही है कि यदि कांग्रेस की वहां परिवर्तन यात्रा आखिरी गांव तक, सुकमा तक जारी है, सरकार के विकास यात्रा को यदि कोंटा तक और अंदर के अंदरूनी गांव तक हम ले जाके सफलता कर रहे हैं, हजारों लोगों की उपस्थिति दोनों ही यात्राओं में, यदि कांग्रेस बीजेपी के इस प्रकार के जो राजनीतिक अभियान है जिसमें जनता का जुड़ाव बस्तर का हो रहा है, ये नक्सलियों के लिए सबसे पीड़ा तो यही है कि आज डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है, विकास की बात हो रही है, विकास की बात बस्तर के लोग करने लगे हैं और ये इस विकास के इस क्रम को रोककर एक दूसरी चर्चा छत्तीसगढ़ के लिए हो। नक्सल हिंसा का जो तांडा उन्होंने दिखाया है, जिस प्रकार उन्होंने अटैक किया है, वो सिर्फ ध्यान छत्तीसगढ़ का बांटने के लिए, देश का बांटने के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास का जो क्रम बना था उसको रोकने के लिए साजिश है। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ को जो टारगेट उन्होंने किया है, इसके पीछे रीजन सिर्फ यही है। विकास की बात हो रही थी, लेकिन अब विरोधी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज है, तो क्या एक साजिश है? छत्तीसगढ़ में इस घटना को यदि छोड़ दें तो पिछले 3 सालों में एक्सीडेंट कम हुए हैं, मौतें कम हुई हैं, ब्लास्ट कम हुए हैं, इनकाउंटर हमारे बढ़े हैं, पुलिस के नए फोर्स को हमने वहां डिप्लॉय किया है। ये सारी बातें आई, एक घटना ने इस 3 साल की सारी मेहनत को निश्चित रूप से जनता को उस घटना से देश में प्रतिक्रिया हुई है, हम पीछे हटे हैं। मगर अब इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी की सहमति आई, प्रधानमंत्री जी रायपुर आए, सोनिया गांधी जी आई, राजनाथ सिंह जी आए, गृह मंत्री आए, सबसे बातचीत हुई और सबने इस विषय को मजबूती से कहा कि ये देश की लड़ाई है, डेमोक्रेसी की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की लड़ाई नहीं है और हिंदुस्तान की प्रजातंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको ऐसी घटना से इस पूरे डेमोक्रेसी को हराया नहीं जा सकता। और हमको सबको मिलकर, कांग्रेस, बीजेपी और सभी राजनीतिक दल को पूरे हिम्मत के साथ इसके अगेंस्ट में खड़े होना है, पूरी ताकत से खड़े होना है और इनको मजबूती के साथ इस नक्सल हिंसा को, नक्सल आतंक को इस देश से समाप्त करना है, जिसकी शुरुआत और पहल इस सबसे बड़े लड़ाई का यदि केंद्र बिंदु आज छत्तीसगढ़ है तो इसकी अगुवाई भी छत्तीसगढ़ करेगा। नुकसान हो रहा है क्योंकि हम लड़ाई के केंद्र बिंदु हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता उनके छत्तीसगढ़ में हैं और वो जानते हैं कि उनकी पराजय होगी तो छत्तीसगढ़ से होगी, इसलिए बड़ी घटनाएं करके छत्तीसगढ़ को विचलित करना चाहते हैं, देश को विचलित। सब ये कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला है ये। चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो आपकी तारीफ किया करते थे, वो मानते थे कि छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी भी जब रायपुर पहुंचती हैं तो वो भी ये मानते हैं कि हम सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन फिर है कि कांग्रेसी ही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस घटना की गंभीरता को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक चश्मे से इस पूरे घटने को देखने के से हमारी लड़ाई, ये देश की लड़ाई है, उस कमजोर होगी। और यदि नक्सल हिंसा से, आतंकवाद की घटनाओं से